वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम देखेंगे क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एनाफिलेक्सिस में इनका यूज़। एनाफिलेक्सिस में एपिनेफ्रीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग एनाफिलेक्टिक शॉक, हाइपोटेंशन, एंजियोडीमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म होता है एनाफिलेक्टिक शॉक में, तो इसमें एपिनेफ्रीन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। उसके बाद हम सीएनएस का देखेंगे। सीएनएस में एम्फिटामाइंस इजीली एंटर हो सकती हैं, तो ये नेक्रोलेप्सी एंड वेट रिड्यूस में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक और ड्रग का नाम है मिथाइल पेनिडेट। मिथाइल पेनिडेट जो है वो यूज़ होती है फॉर एडीएचडी, ये एक डिसऑर्डर है। उसके बाद हम देखेंगे आइज़ में हमारे पास जो अल्फा वन एगोनिस्ट हैं उनमें आ जाता है फिनाइल एफ्रीन एंड टेट्राहेड्रोजोलिन। ये दोनों ड्रग यूज़ होंगी टू डिक्रीज कंजक्टाइवल इचिंग एंड कंजेशन, तो ये इसमें यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिकली अल्फ़ा टू एगोनिस्ट जो हैं वो हमारे पास है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन जो है वो यूज़ होंगे फॉर ग्लूकोमा। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रोंकाई में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होगी बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट जो है इस एस्थमेटिक एस्थमेटिक ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल एंड ओल्डेंटोल। ये 3 ड्रग्स यूज़ होंगी सीओपीडी में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे सीवीएस में। अच्छा सीवीएस से पहले हम देखेंगे जेनिटो यूटेराइन ट्रैक्ट में कौन कौन सी यूज़ होती हैं, तो बीटा टू एगोनिस्ट यूज़ होते हैं, वो उनमें आ जाता है राइटोड्राइन एंड टर्ब्यूटेलाइन, ये यूज़ होती हैं तो टू सप्रेस द प्रीमेच्योर लेबर। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे सीवीएस पर इनका इफेक्ट क्या होगा। कुछ ऐसी ड्रग हैं जो यूज़ होती हैं टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो रिक्वायरिंग कंडीशंस में। ब्लड फ्लो इंक्रीजिंग रिक्वायरिंग कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन होंगी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, सेप्टिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। तो इन कंडीशंस में कौन से यूज़ होंगे, बीटा वन एगोनिस्ट, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, डोप्यूटामीन। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगी ऐसी कंडीशन जो रिक्वायर करेंगी डिक्रीज इन ब्लड फ्लो और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर रिक्वायरिंग कंडीशंस। इन कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक आ जाएगी। शॉक में हमारे पास दो यूज़ होंगी, एपिनेफ्रीन एंड फिनाइल एफ्रीन। एपिनेफ्रीन लोकल हीमोस्टैटिक एक्ट करेगी और जो फिनाइल एफ्रीन है वो डीकंजेसेंट एक्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास क्रोनिक और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में कौन सी यूज़ होंगी, वो हमारे पास होगी ओरल एफिड्रीन एंड ओरल माइडोड्रीन। ये दो ड्रग हैं, ओरली हम इन्हें देते हैं तो ये यूज़ होंगी। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है ऐसी कंडीशन जिनमें एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन रिक्वायरिंग कंडीशंस हैं, जिनमें मतलब एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, जिनमें एवी ब्लॉक और कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन आ जाती है। एवी ब्लॉक के लिए हमारे पास एपिनेफ्रीन यूज़ होगी और कार्डियक अरेस्ट के लिए हमारे पास आइसोप्रोटेरिनोल यूज़ होगी। तो आप देखेंगे हम मिक्स्ड एक्टिंग एगोनिस्ट, इनमें नॉरएपिनेफ्रीन वर्सेस एपिनेफ्रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर एससीक्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉरएपिनेफ्रीन देखेंगे। नॉरएपिनेफ्रीन एक्ट करता है थ्रू अल्फा वन, बीटा वन एंड अल्फा टू। बीटा टू के जरिए एक्ट नहीं करता क्योंकि बीटा टू नॉन इनर्वेटेड होते हैं। तो थ्रू अल्फा वन जो काम करेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, और थ्रू बीटा वन जो काम करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा और पल्स प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। इन सब के इंक्रीज़ होने से हमारे पास जो है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस होगा। अच्छा ये रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कैसे प्रोड्यूस होता है, ये थ्रू M2 रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर अल्फा टू रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक सिनेरियो है कि हम अगर किसी भी पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रीन देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसे पहले कोई भी ड्रग नहीं दी तो हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम उससे पहले द पेशेंट इज प्री ट्रीटेड विद गैंग्लियोनिक और M2 ब्लॉकर्स, तो नो ब्रेडिकार्डिया विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसे हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन की हम डोजेज देख लेते हैं और डोजेज के हिसाब से हम देख लेते हैं ये कैसे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा एपिनेफ्रीन जो है वो एक्ट करेगा अल्फा वन पर भी, अल्फा टू पर भी, बीटा वन पर भी, बीटा टू पर भी, ठीक है। तो अगर हमने लो डोज दी है एपिनेफ्रीन की, ठीक है, एपिनेफ्रीन की अगर हमने लो डोज दी है तो ये एक्ट करेगा थ्रू बीटा वन एंड बीटा टू, ठीक है। बीटा वन के जरिए एक्ट करेगा हार्ट रेट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, पल्स प्रेशर इंक्रीज। और बीटा टू के जरिए एक्ट करेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। और इसके स्पेसिफिक जो इफेक्ट्स होंगे वो होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होगी, तो फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में बॉडी चली जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये है कि जब हम एपिनेफ्रीन की लो डोज देंगे तो जो एपिनेफ्रीन है उसका फंक्शन एज जस्ट लाइक आइसोप्रोटेरिनोल होगा, ठीक है, उसकी तरह का काम करेगी। लेकिन हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ग्राफिकली हम देखेंगे अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ग्राफ चेंज हो जाता है तो हमारे पास एपिनेफ्रीन होगा, अगर ग्राफ चेंज नहीं होता तो हमारे पास आइसोप्रोटेरिनोल होगा। ये चीज़ आप बुक में देख लें, ग्राफ वहाँ पर है पड़े। तो जब हम कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करेंगे, लो डोज से और ज़्यादा डोज देंगे, अगर ग्राफ चेंज हो गया तो ये एपिनेफ्रीन होगा, अगर नहीं होगा तो आइसोप्रोटेरिनोल होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हाई डोज है, हाई डोज अगर हमने दे दी इसकी एपिनेफ्रीन की तो क्या होगा। हाई डोज एपिनेफ्रीन एक्ट करेगा लाइक नॉर एपिनेफ्रीन, तो ये अल्फा वन एंड
बीटा वन रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगा। जो अल्फा वन पर एक्ट करेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस होगा। और अगर बीटा वन पे करेगी, हार्ट रेट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज एंड पल्स प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन से? तो एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन रिवर्सल। एपिनेफ्रिन रिवर्सल क्या है कि यूज ऑफ अल्फा वन ब्लॉकर टू रिवर्स द हाइपरटेंशन टू हाइपोटेंशन इन पेशेंट विद एक्सेस एपी। मतलब हमने किसी भी पेशेंट को एक्सेस एपिनेफ्रिन दिया है, तो उसमें हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन हुई तो उसे रिवर्स करने के लिए, हाइपोटेंशन करने के लिए हमने अल्फा ब्लॉकर दिया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन रिवर्सल। तो हाइपरटेंशन किसकी वजह से हुई? हाइपरटेंशन तो अल्फा वन रिसेप्टर की वजह से हुई। और जो हाइपोटेंशन है वो किसकी वजह से हुई? वो हुई बीटा टू रिसेप्टर। दीज आर नॉन इनर्वेटेड। नॉर एपिनेफ्रिन इन पर एक्ट नहीं करता है, एपिनेफ्रिन एक्ट करता है। तो क्या होगा कि अगर हमने इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास किसी भी ड्रग की एक्सेस क्वांटिटी है, हाइपरटेंशन है, तो हमने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम अल्फा वन ब्लॉक कर देंगे। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाए, मतलब हाइपोटेंशन हो जाए, हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाए, तो ये होगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन रिवर्सल फिनोमिना हो जाएगा। और अगर हमारे पास हाइपरटेंशन नॉर्मल पर चली जाए, तो ये हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मिक्स्ड एक्टिंग एंड एगोनिस्ट्स। तो लास्ट में हम देखेंगे टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाएँ, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये ज़्यादा हो जाएँ, तो हमारे पास क्या होगा? एक्सेसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, कार्डियक एरिथमियाज होंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम अगर फिनाइल आइसो प्रोपाइलामीन्स अगर हम हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाएँ, ज़्यादा डोज़ चली जाए, तो ये क्या होगा? मॉडरेट डोज़ में क्या होगा? और हायर डोज़ में, मॉडरेट डोज़ में एंग्जायटी, पैरानॉइड बिहेवियर, और हायर डोज़ में एग्रेसिव बिहेवियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर अल्फा एगोनिस्ट ज़्यादा हो जाएँगे तो हाइपरटेंशन होगी। अगर अगर अल्फा वन एगोनिस्ट ज़्यादा होंगे, हाइपरटेंशन। और अगर बीटा टू एगोनिस्ट, स्केलेटल मसल ट्रेमर्स। और अगर बीटा वन एगोनिस्ट ज़्यादा तो साइनस टैकी एरिथमियाज प्रोड्यूस होंगे।